वेलकम ऑल ऑफ यू। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत। देखिए, हम इसके पहले बायोलॉजी का 2 वीडियो डाल चुके हैं, ठीक है। लास्ट वाला जो वीडियो था उसमें आपको बताया था कि जो मानव का पाचन तंत्र है उसके बारे में बताया था, ठीक। तो मानव का जो पाचन तंत्र है उसको 2 भागों में बांटे थे, थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहे हैं, ठीक है। मानव का जो पाचन तंत्र है उसको कितने भागों में बांटे थे? 2 भागों में बांटे थे, ठीक है। पहला जो भाग था एक आहार नाल था, जिस एलिमेंट्री के अंदर बोलते हैं, दूसरा क्या था? पाचन ग्रंथियां थी, ठीक है। ये आहार नाल और पाचन ग्रंथियां इनको बांटने का आधार क्या था? यही आधार था, हम आप लोग बताए थे कि जो आहार नाल होता है यह पाचन में डायरेक्टली भाग लेता है, जबकि ये जो पाचन ग्रंथियां होती है पाचन में इनडायरेक्टली भाग लेती है, ठीक है। अब देखिए, पाचन जो आहार नाल है इसको भी हम बांटे थे कितने? 4 भागों में, ठीक है। पहला भाग क्या था? मुख गुहा था। दूसरा भाग क्या था? ग्रास नली था। तीसरा भाग क्या था? आमाशय था। और चौथा भाग क्या था? आंत था, ठीक है। और इधर पाचन ग्रंथियों को जो पाचन ग्रंथि उसको 3 भागों में बांटे थे। पहला जो था उसमें लार ग्रंथि आती है, उसके बाद यकृत, और उसके बाद क्या? अग्नाशय, ठीक। मुख गुहा के बारे में आप लोगों को हम बता चुके थे। क्या मुख गुहा को फिर हम बांटे थे कितने भागों में? मुख गुहा को कितने भागों में बांटे थे हम? 4 भागों में बांटे थे। पहला क्या था? दांत था। उसके बाद क्या था? जीभ था, तालू था और ग्रसनी था। इसके बारे में हम आप लोगों को बता चुके थे। अब चलिए आज यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुख गुहा पढ़ने के बाद हम लोग को क्या पढ़ना है? ग्रास नली पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ग्रास नली। देखिए, ग्रास नली जो होता है, ग्रास नली, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसोफेगस बोलते हैं। ग्रास नली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसोफेगस। ये जो ग्रास नली होता है ना, हम आपको बताए थे, जो ग्रसनी का मुख गुहा का सबसे आखिरी भाग क्या होता है? ग्रसनी। और ग्रसनी से ही जुड़ा रहता है क्या? ग्रास नली। ग्रसनी से ही जुड़ा रहता है ग्रास नली, क्योंकि जब मुख गुहा में भोजन जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने के बाद उसमें लार जब मिल जाता है तो मुलायम हो जाता है, और यही भोजन मुलायम होने के बाद ग्रहणी से जुड़ा हुआ एक भाग होता है ग्रास नली, इसी ग्रास नली में भोजन पहुंचता है, ठीक है। चलिए देखिए, ग्रास नली के स्ट्रक्चर के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लें कि किस चीज़ से मिलकर बनता है, इसका कितना आकार होता है, इसका काम क्या है, या पाचन क्रिया में भाग लेता है या नहीं लेता है, ठीक है। इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखिए, जो ग्रास नली होता है ना, यह मांसपेशियों से निर्मित, किससे निर्मित होता है? मांसपेशियों से निर्मित होता है। क्या? ग्रास नली मांसपेशियों से निर्मित होता है। इसका मतलब ये है कि इसमें हड्डी नहीं पाया जाता है, ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी होती है? 9 से 10 इंच लंबी होती है, और ये नली के समान नली जैसा होता है। देखिए यहाँ फिगर बनाया हुआ है, ये किसका फिगर है? ग्रास नली का फिगर है, ठीक है। किसका? ग्रास नली का। और ये जो होता है ना, नली के समान होता है, ठीक है। तो ग्रास नली का निर्माण किससे हुआ? मांसपेशियों से हुआ। इसकी लंबाई कितना हुआ? 9 से 10 इंच लंबी नली होती है। ग्रास नली का जो ग्रसनी के निचले भाग से आरंभ होकर या अमाशय तक जुड़ी होती है। आपको बताया था ग्रसनी का जो निचला भाग होता है वहां से ग्रास नली जुड़ा रहता है। ग्रसनी से भोजन निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली में जाता है, और ग्रास नली से भोजन जो है वह क्रमानुकुचन के माध्यम से कहा जाता है? आमाशय में जाता है। हम क्रमानुकुचन के बारे में बताएंगे क्या होता है, ठीक है। तो लार युक्त उसके बाद क्या करता है? लार युक्त भोजन को निगल द्वार से प्राप्त करता है। ग्रास नली लार युक्त जो भोजन है वो कहाँ से प्राप्त करता है? निगल द्वार से प्राप्त करता है, ठीक। इसकी दीवारें संकुचनशील एवं पेशीय होती है। ग्रास नली की जो दीवारें होती है क्या होती है? संकुचनशील एवं पेशीय होती है। संकुचनशील कहने का मतलब हुआ फैलेगा, फिर फैलेगा, उसके बाद क्या होगा? फैलेगा, फिर सिकुड़ेगा, फिर फैलेगा, फिर सिकुड़ेगा। तो ये इसकी दीवारें जो कि क्या होती है? संकुचनशील होती है एवं पेशीय होती है, जो भोजन के ग्रास नली में पहुंचते ही सिकुड़ने व फैलने लगती है। जो भोजन के ग्रास नली में पहुंचते ही ग्रास नली की दीवारें फैलने और सिकुड़ने लगती है, ठीक है। इसी प्रक्रिया के कारण ही भोजन कहाँ जाता है? ग्रास नली से आमाशय में पहुंचता है। यानी ग्रास नली के फैलाव और सुकराव के कारण ही भोजन कहाँ पहुंचता है? ग्रास नली से आमाशय में पहुंचता है, ठीक। अब ग्रास नली एवं आमाशय के बीच में एक वाल्व स्फिंक्टर पाया जाता है। ग्रास नली कहाँ पे? ये वाला ग्रास नली हो गया, और ये आमाशय की फिगर हो गया। ग्रास नली और आमाशय के बीच एक वाल्व स्फिंक्टर पाया जाता है, जो भोजन को पुनः ग्रास नली में वापस जाने से रोकता है। जो भोजन क्या करता है? पुनः आमाशय से ग्रास नली में जाने से रोकता है। चूंकि हम पहले भोजन किए तो मुख गुहा से कहा ग्रसनी में, ग्रसनी से कहा ग्रास नली में गया। अब ग्रास नली से भोजन कहाँ जाएगा? आमाशय में जाएगा।
ग्रास नली से भोजन का है आमाशय में, फिर यह आमाशय से भोजन कहीं ग्रास नली में ना चला जाए, इसके लिए यहाँ पे ढक्कन जैसी संरचना पाई जाती है। इस ढक्कन को क्या बोलते हैं? वाल्व इंस्पेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाल्व इंस्पेक्टर। जैसे ही ग्रास नली से भोजन आमाशय में इंटर कर जाता है तो ये जो ढक्कनवा है यहाँ पे बंद हो जाता है। यहाँ ढक्कन क्या होता है? बंद हो जाता है, जिससे कारण ये भोजन जो है फिर ग्रास नली में नहीं जा पाता है। भोजन जो है फिर ग्रास नली में नहीं जा पाता है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे इसमें जो है पाचन क्रिया नहीं होती है। किसमें? ग्रास नली में पाचन क्रिया नहीं होती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसका यही है, और अधिकांशतः क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि क्या ग्रास नली में पाचन क्रिया होती है? तो नहीं, ग्रास नली में पाचन क्रिया नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसमें पाचन ग्रंथियां नहीं पाई जाती है। क्योंकि इसमें पाचन ग्रंथियां नहीं पाई जाती है, इसलिए ग्रास नली में पाचन की क्रिया नहीं होती है। अब इसको समझ ले कि ये जो ग्रास नली से, ग्रास नली का काम क्या होता है? केवल भोजन को ढकेलना होता है। भोजन क्या होता है? ढकेलना होता है, यानी भोजन को पहुंचाना होता है। ग्रास नली का काम यही है कि वो भोजन को निगल द्वार के माध्यम ग्रसनी से ग्रहण कर इसे आमाशय में पहुंचाना। किस कहाँ पहुंचाना? आमाशय में पहुंचाना। देखिए पहले जो है ग्रास नली का फिगर, ग्रास नली में पहले भोजन यहाँ पे था, पहले भोजन यहाँ पे था। जब इसमें जब जैसे भोजन आएगा ना, तो ये जो ग्रास नली का जो दीवार है वो क्या करेगा? फैलने लगेगा और सिकुड़ने लगेगा। तो चूंकि जब ये सिकुड़ेगा तो ये भोजन का ये जो भोजन है मुलायम बन गया, इस भोजन में प्रेशर पड़ेगा। जब इस भोजन में प्रेशर पड़ेगा तो ये भोजन कहाँ? नीचे की ओर घसकेगा। ठीक, नीचे की ओर घसकेगा तो मान लीजिए घसक कर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ ये सिकुड़ेगा। यहाँ से मान लीजिए यहाँ से यहाँ आया तो पहले सिकुड़ा, प्रेशर लगाया तो नीचे आया, फिर उसके बाद फैल जाएगा। फैलने के बाद जो भोजन यहाँ पे आया तो फिर क्या करेगा? सिकुड़ेगा। तो सिकुड़ने के बाद भोजन फिर यहाँ पे प्रेशर लगेगा तो भोजन कहाँ जाएगा? आमाशय में आ जाएगा। तो फैलने और सिकुड़ने की इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? क्रमानुकुचन बोलते हैं। और यह क्रमानुकुचन जो है यह पाचन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण क्रिया है। पाचन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण क्रिया क्या है? क्रमानुकुचन। क्यों? क्योंकि क्रमानुकुचन के माध्यम से ही भोजन क्या होता है? ग्रास नली से आमाशय में आया, फिर यहाँ से भोजन का पाचन होने के बाद फिर ग्रहणी के माध्यम से यहाँ से भोजन का पाचन हो गया, फिर इसमें क्रमानुकुचन होगा, इसमें भी क्रमानुकुचन के माध्यम से पहले भोजन यहाँ था, फिर भोजन घसक कर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पे आया, और फिर ऐसे होकर कहाँ आएगा? ग्रहणी में। ये क्या? ये जो यू आकार का आकृति है, ग्रहणी का आकार कैसा होता है? यू आकार। ग्रहणी क्या होता है? छोटी आंत का प्रारंभिक भाग होता है। छोटी आंत के 3 भागों में आपको तुर्क बताए थे। पहला ग्रहणी था, दूसरा क्या था? मध्यांत्र था, और तीसरा क्या था? शेषांत्र था। ग्रहणी डुडेनम, मध्यांत्र का जेजुनम, और तीसरा क्या था? इलियम था। तो छोटी आंत के सबसे जो ऊपरी भाग में गया ग्रहणी। आमाशय से जो भोजन है वह कहाँ आता है? ग्रहणी में। किसके माध्यम से आता है? क्रमानुकुचन के माध्यम से आता है। फिर ग्रहणी में आया, फिर ग्रहणी से मान के चलिए ग्रहणी से भोजन यहाँ आया, फिर यहाँ पे जो है ग्रहणी के दीवार में फिर क्या होगा? क्रमानुकुचन होगा। फिर यहाँ से क्रमानुकुचन के माध्यम से, क्रमानुकुचन का मतलब फैलाव और क्या होगा? सिकुड़ाव होगा। फैलाव और सिकुड़ाव के बाद फिर ये जो भोजन है ग्रहणी से कहाँ आएगा? मध्यांत्र में आएगा, जो कि छोटी आंत का भाग है। फिर मध्यांत्र से इसी प्रक्रिया के माध्यम से कहाँ जाएगा? इलियम से। इलियम जब भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है, आपको बताया था कि भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत के इलियम होता है, और इलियम छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है। फिर इलियम से जो भोजन कहाँ जाएगा? बड़ी आंत में। किसके माध्यम से जाएगा? तो ये क्रमानुकुचन के माध्यम से जाएगा। यानी कहने का मतलब हमारे पाचन क्रिया में जो क्रमानुकुचन है इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों? क्योंकि भोजन के ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, यानी कि भोजन को एक स्थान से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, चलिए ग्रास नली के बारे में हम जान गए। ठीक है, चलिए अब हमको क्या जानना है? आमाशय के बारे में जानना है। ठीक है, अब देखिए ये जो आमाशय होता है ना, यानी कि एस्टोमैक, यह उदर गुहा के बाईं ओर स्थित होता है। आमाशय कहाँ स्थित होता है? तो उदर गुहा के बाईं ओर स्थित होता है आमाशय। ठीक है, आमाशय का जो अगला वाला भाग होता है, यानी ऊपर वाला, ये किसका फिगर है? आमाशय का। आमाशय का जो ऊपर वाला भाग है उसको हम क्या बोलते हैं? ये वाला भाग, ऊपर वाला भाग, ये वाला आमाशय का जो ऊपर वाला भाग है ये वाला, इसको हम क्या बोलेंगे? कार्डियक बोलेंगे। ठीक, और आमाशय का जो नीचे वाला भाग है ये वाला, इसको क्या बोलेंगे? पाइलोरिक भाग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पाइलोरिक। यानी आमाशय का ऊपरी भाग कार्डियक और निचली भाग क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? निचली भाग पाइलोरिक कहलाता है। क्या कहलाता है? पाइलोरिक कहलाता है। ठीक है, अब देखिए ये
कार्डियक और पाइलोरी के जो बीच वाला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, फुंडिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फुंडिक। यानी कि कार्डियक आमाशय के ऊपरी भाग कार्डियक और निचली भाग पाइलोरी के बीच वाला जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, फुंडिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फुंडिक। ठीक। और जो आमाशय जो है ना, आमाशय के भीतरी दीवार, आमाशय के ये जो भीतरी दीवार है इसका निर्माण एक प्रकार की कोशिका से होता है। स्तंभ आमाशय के भीतरी दीवार का निर्माण एक प्रकार की कोशिका से होता है और उस कोशिका का नाम क्या है, अस्तंभाकार एपिथेलियम कोशिका। क्या नाम है, अस्तंभाकार एपिथेलियम कोशिका। ठीक। तो ये जो अस्तंभाकार एपिथेलियम कोशिका है इससे आमाशय की भीतरी दीवार का निर्माण होता है। और ये जो अस्तंभाकार एपिथेलियम कोशिका है ये जगह जगह मतलब कुछ कुछ दूरी पर हटकर अंदर की ओर धंसे रहती है, अंदर की ओर धंसे रहते हैं। देखिए ऊपर वाला भाग ब्लू कलर का है और नीचे वाला भाग हम रेड कलर इसलिए डाले हैं क्योंकि इसको दर्शाने के लिए बेहतर ढंग से यही क्या है, ये वाला रेड वाला, ये क्या है, स्तंभाकार एपिथेलियम की कोशिका है। क्या है, स्तंभाकार एपिथेलियम की कोशिका है। और ये जो स्तंभाकार एपिथेलियम की कोशिका जहाँ जगह जगह ढसी रहती है वहीं से कहा, वहीं पर जठर ग्रंथि का निर्माण होता है। वहीं पर किसका निर्माण होता है, जठर ग्रंथि का। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो आमाशय में पाई जाती है। जठर ग्रंथि का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाओं से होता है, तो स्तंभाकार एपिथेलियमी कोशिकाओं से होता है। ठीक है। देखिए तो ये जो जठर ग्रंथि है कहाँ, जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, आमाशय में। और जठर ग्रंथि से किसका स्राव होता है, तो जठर रस का स्राव होता है। जठर ग्रंथि से किसका स्राव होता है, जठर रस का स्राव होता है। ठीक है। अब देखिए जठर रस में क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद सेलेस्मा पाया जाता है यानी म्यूकस। और तीसरा इसमें चीज क्या होता है, निष्क्रिय पेप्सिनोजिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जठर ग्रंथि से निकलने वाले जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सेलेस्मा तथा निष्क्रिय पेप्सिनोजेन नामक एंजाइम पाया जाता है। ठीक। ये जो निष्क्रिय पेप्सिनोजेन नामक एंजाइम है इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कौन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है। निष्क्रिय पेप्सिनोजेन एंजाइम को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सक्रिय पेप्सिन एंजाइम में बदल देता है। और यही सक्रिय पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। यही जो सक्रिय पेप्सिन है, पेप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है, तो प्रोटीन का पाचन करता है। अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन है प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, आमाशय में होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होगा, आमाशय में होगा। ठीक है। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है आमाशय में नहीं होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्या कार्बोहाइड्रेट का पाचन आमाशय में होता है, तो ना, कार्बोहाइड्रेट का पाचन आमाशय में नहीं होता है। किसका पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है। ये जो प्रोटीन का पाचन होता है किस एंजाइम की सहायता से, तो पेप्सिन एंजाइम की सहायता से। जो ये जो पेप्सिन एंजाइम है पहले जठर रस में निष्क्रिय पेप्सिनोजेन नामक एंजाइम था, इसको सक्रिय बनाया किसने, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ने इसको क्या किया, सक्रिय बनाया। ठीक है। चलिए इसको हम समझ गए। अब देखिए ये जो भोजन है ना, भोजन ग्रास नली के माध्यम से कहा है, आमाशय में। आमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है। आमाशय में भोजन लगभग कितने घंटे तक रहता है, 4 घंटे तक रहता है। ठीक है। ये आमाशय में जो है ना भोजन का अर्धपाचन होता है। आमाशय में भोजन में क्या होता है, अर्धपाचन होता है। ठीक। आमाशय में को आप लोग इसको पहले बता दिए थे क्या आमाशय में भोजन का संपूर्ण पाचन होता है, नहीं, आमाशय में भोजन क्या होता है, अर्धपाचन होता है। संपूर्ण पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में। छोटी आंत किस भाग में, इलियम में होता है। ठीक है। देखिए और आमाशय में भोजन जो है एक विशेष प्रकार का रूप ले लेता है। आमाशय में जो भोजन है एक विशेष प्रकार का रूप ले लेता है और इसी रूप को हम क्या बोलते हैं, काइम। इसी रूप को क्या बोलते हैं, हम काइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काइम। यानी काइम जो है वो भोजन का एक रूप है जो कहाँ पाया जाता है, आमाशय में पाया जाता है। काइम क्या होता है, भोजन का एक रूप है। कैसा रूप है, ये लुगदी जैसा होता है। कैसा, लुगदी जैसा। लुगदी का मतलब मूला में आटे का जो लेई होता है ना उसके जैसा होता है। और इसका निर्माण कहाँ होता है, तो आमाशय में होता है। ठीक है। एक चीज आप लोग सुने होंगे, लोग जो हम लोग जो भोजन करते हैं ना, भोजन करने के बाद कहा जाता है कि भोजन करने के बाद भोजन करने के जस्ट उसके बाद पानी नहीं पीना चाहिए। भोजन करने के जस्ट उसके बाद पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि
भोजन करने के जस्ट बाद हम पानी पीते हैं तो हमारे आमाशय में जो एंजाइम पाया जाता है, हमारा जो आमाशय होता है उसका तापमान क्या होता है, कम हो जाता है। हमारे आमाशय का तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब आमाशय का तापमान कम होगा, जब आमाशय का तापमान कम हो जाएगा तो इसके अंदर पाए जाने वाले एंजाइम क्या हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे। इसके अंदर पाए जाने वाले एंजाइम क्या हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे। जब एंजाइम निष्क्रिय हो जाएगा तो क्या भोजन का पाचन होगा, सही ढंग से नहीं होगा। तो भोजन का पाचन सही ढंग से नहीं होगा। जब भोजन का पाचन सही ढंग से नहीं होगा तो हमें ऊर्जा की प्राप्ति भी नहीं होगी। क्या हमें ऊर्जा मिलेगा, ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक, जब ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी तो क्या होगा, हमारा शरीर बीमार हो जाएगा। हमारा शरीर क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। अब ये नहीं है कि हमारा शरीर बीमार होने के लिए इसका 1 या 2 दिन में बीमार हो जाए, 4 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में, लंबा समय लगता है। क्या लंबा समय लगता है, इसलिए हमको नहीं समझ में आता है। हम खाना खाते हैं तो पानी पी लेते हैं। अगर इसके जगह पर हम खाना खाने का पानी ही पीना है तो खाना खाएं, और खाना खाने के जस्ट बाद आप गुनगुना पानी पी लीजिए। गुनगुना पानी यानी थोड़ा सा गर्म पानी आप पी लीजिए। थोड़ा सा गर्म पानी पीने से क्या होगा, ये जब गर्म पानी हमारे आमाशय में जाएगा तो क्या होगा, आमाशय का टेम्परेचर बढ़ा देगा। जब आमाशय का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हमारे पेट का जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इस पेट या आमाशय में पाए जाने वाले एंजाइम क्या हो जाएंगे, और तेजी से अपना काम करने लगेंगे, यानी और ज़्यादा सक्रिय हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, और ज़्यादा सक्रिय हो जाएंगे। जब जितना ही ज़्यादा एंजाइम तेजी से काम करेगा, भोजन का पाचन उतना ही तेजी से, उतना ही बेहतर ढंग से होगा। और चूंकि भोजन का पाचन बेहतर ढंग से होगा तो हमें ऊर्जा की प्राप्ति भी बहुत बढ़िया मात्रा में होगी। हमें ऊर्जा भी बहुत बड़ा अमाउंट में मिलेगा। जब ऊर्जा बहुत बड़ा अमाउंट में मिलेगा तो हम क्या रहेंगे, सजीव, हम क्या रहेंगे, हमें कोई बीमारी नहीं होगी। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। तो हम लोग क्या पढ़े, आज हम पढ़े ग्रास नली और आमाशय के बारे में। ठीक है, तो ग्रास नली क्या होता है, ग्रास नली का निर्माण मांसपेशी से होता है। ठीक, ग्रास नली का काम क्या होता है, भोजन को ग्रसनी से लेकर कहाँ पहुंचाना, आमाशय तक पहुंचाना। और यह पहुंचाता है किसके माध्यम से, क्रमानुकुचन के माध्यम से। इसमें जो है ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है क्योंकि ग्रास नली में कोई भी पाचक ग्रंथियां नहीं पाई जाती है। ठीक है, इसकी जो दीवारें होती है वो क्या होती है, संकुचनशील। आपको बताए थे क्रमानुकुचन का मतलब वही फैलना और क्या, सिकुड़ना। इसी के माध्यम से जो भोजन का स्ट्रक्चर होता है उस पर क्या पड़ता है, जोर पड़ता है, और भोजन को ऊपर से खसक कर नीचे आता है। ठीक है, चलिए अब आमाशय के बारे में बता दें। आमाशय क्या होता है, हमारे उदर गुहा के बाई साइड में होता है। ठीक, आमाशय में जो भोजन किस रूप में पाया जाता है, कायम के रूप में पाया जाता है। कायम क्या होता है, तो गाढ़े लेई के जैसा होता है, यानी मुलायम होता है। ठीक, और आमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है। आमाशय का जो भीतरी दीवार होता है उसका निर्माण स्तंभाकार एपिथेलियमी कोशिकाओं से होता है। और यही स्तंभाकार एपिथेलियमी कोशिकाएं क्या होती है, जगह जगह धसी रहती है। और जगह जगह चूंकि धसी रहती है तो यहीं से जठर ग्रंथि का निर्माण होता है। हम जानते हैं कि जठर ग्रंथि से जठर रस का स्रावन होता है, और जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सेलेस्मा और निष्क्रिय पेप्सिनोजेन नामक एंजाइम पाया जाता है। और चूंकि ये निष्क्रिय पेप्सिनोजेन है तो इसको सक्रिय बनाता है कौन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का है, ताकि जो पेप्सिन नामक एंजाइम है एक प्रोटीन का पाचन कर सके। कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, आमाशय में नहीं होता है। ठीक, अब देखिए ये जो ग्रास नली है, ग्रास नली थोड़ा सा बता दें, ग्रास नली और आमाशय के बीच में आपको बताया तो वाल्व इंस्पेक्टर पाया जाता है, जो भोजन आ तो गया लेकिन फिर उसको जाने नहीं देता है। ठीक उसी प्रकार ये जो ग्रहणी है, ग्रहणी और आमाशय के बीच में, कहाँ, ग्रहणी और आमाशय के बीच में एक ढक्कन जैसा संरचना पाई जाती है। ढक्कन को क्या बोलते हैं, पाइलोरिक इंस्पेक्टर बोलते हैं। इसका नाम पाइलोरिक क्यों पड़ा, क्योंकि ये जो आमाशय का जो नीचे वाला भाग होता है पाइलोरिक होता है, चूंकि पाइलोरिक के जस्ट नीचे ही ढक्कन है इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, पाइलोरिक इंस्फिंक्टर पड़ा। यह क्या करता है, जब आमाशय से भोजन ग्रहणी में आ जाता है, ये जो पाइलोरिक इंस्फिंक्टर है यह भोजन को ग्रहणी में आने तो देता है लेकिन फिर ग्रहणी से आमाशय में नहीं जाने देता है। यानी कहने का मतलब आमाशय से भोजन ग्रहणी में आ गया तो फिर ये भोजन जो है न जाए कहाँ न जाए, आमाशय में। ठीक है, आपको इसके पहले बताया था जो एपिग्लोटिस होता है, जो ग्रसनी से 2 नली निकली रहती है। एक क्या होता है, श्वास नली, और दूसरा क्या होता है, ग्रास नली।
दो नली निकली रहती है, और श्वास नली के पास क्या होता है, कंठ द्वार, ग्रास नली के पास क्या होता है, निगल द्वार। तो जब जैसे भोजन मुंह में जब भोजन मुख गुहा में जाता था तो क्या होता था, जो कंठ द्वार होता था उसको, कंठ द्वार को एपिग्लोटिस नामक संरचना ढक देती थी, ठीक, ताकि भोजन कंठ द्वार में ना जाकर निगल द्वार में जाए। फिर यहाँ पे ग्रास नली से भोजन आमाशय में आया, आमाशय में आने के बाद फिर आमाशय से भोजन ग्रास नली में ना जाए, इसके लिए वाल्व इंस्पेक्टर नामक ढक्कन पाया जाता है जो यहाँ पे बंद हो जाता है। फिर आमाशय से भोजन ग्रहणी में आ जाता है, फिर ग्रहणी में आने के बाद फिर ग्रहणी से उल्टा भोजन आमाशय में ना जाए, इसके लिए पाइलोरिक इंस्पेक्टर पाया जाता है। हो गया। चलिए, ग्रास नली और आमाशय के बारे में हम लोग जान चुके हैं। इसके बारे में इसके बाद हम लोग क्या पढ़ना है, मुख गुहा हो गया, ग्रास नली हो गया, आमाशय हो गया। अब हमको आंत के बारे में पढ़ना है। अब आगे के वीडियो में आंत के बारे में बेहतरीन ढंग से समझेंगे, उसके बारे में बहुत बढ़िया ढंग से अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए।